हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। गजब का टॉपिक है, एंड व्हाई आई एम गिविंग मोर टाइम टू दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज extensively presented in chemistry as well as in physics in 12th class, so it will let you be confident over ये आपको ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगा। ओके, हमारे गांव में कहते हैं कि जब कोई लड़के को लोग समझाते हैं, कोई बदमाशी करता है, कुछ गलतियां करता रहता है, लोग समझाते हैं नहीं सुधरता है और पूरा प्रयास अगर देख लिए, पूरा प्रयास कर लिए, तो जानते हैं क्या करते हैं? आई डोंट नो, अभी ये ट्रेंड तो ख़त्म हो गया होगा शायद, मुझे पता नहीं। मैं थोड़ा बहुत कुछ दिनों से गांव से दूर रह रहा हूँ, कुछ सालों से। लोग क्या कहते हैं कि इसकी पेयरिंग करा दो, सुधर जाएगा, इसकी शादी करा दो, बीवी ही सुधारेगी इसको, है ना। आप भी सुने हैं क्या ऐसा? मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बदमाशियाँ करेगा, ये रिएक्टिव होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैं पिछली क्लास में पढ़ा था आपको ना कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ स्पिन, किसकी वजह से? स्पिन की वजह से, स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, इसको न्यू एस लिखते हैं, एस फॉर स्पिन इज इक्वल टू 4s s प्लस 1, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो कहते हैं ना कि इसकी पेयरिंग करा दो, पेयरिंग करा दोगे तो सुधर जाएगा, उसकी शादी कर दोगे सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा वो, है ना, जब बहुत प्रयास कर लिया तो ये S की जो वैल्यू होती है बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि या तो ये प्लस हाफ होता है या फिर ये माइनस हाफ होता है। नहीं, सो प्लस हाफ क्यों होता है? ये मतलब ये प्लस हाफ मतलब क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज मतलब ये कि ये जो प्लस हाफ बताएगा, माइनस हाफ उसका उल्टा बताएगा। अगर घड़ी की दिशा में कोई रोटेट हो रहा है और उसको ये हम प्लस हाफ से लिख रहे हैं, तो घड़ी के उल्टा दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज को हम क्या लिखेंगे? माइनस हाफ। और घड़ी के उल्टा वाले को प्लस हाफ लिखेंगे तो घड़ी की दिशा में माइनस हाफ हो जाएगा। तो अगर एक ही इस डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन हो, पेयर कर जाएं, कपल कर जाएं, कपलिंग इलेक्ट्रॉन की भी शादी होती है, बताओ, इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग करते हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, सिस्टर जीजा जी, कोई भी, है ना, वैसे पेयरिंग होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई प्लस हाफ माइनस हाफ, ये क्या हो गया? पेयर हो गए। एंड पेयर होते ही बच्चों समझ गए ना मामला क्या होने वाला है। इसका टोटल स्पिन क्या आएगा? प्लस हाफ और माइनस हाफ, टोटल स्पिन क्या हो जाएगा? 0। और इसमें S 0 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर किसी एटम में, मॉलिक्यूल में, आयन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, कैसे हों? पेयर्ड हों, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन की वजह से क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। नहीं समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे। मैं जो यहाँ ह्यूमरस चीज़ें डिस्कस करूँगा, मस्ती वाली बातें करूँगा, वो आपके पढ़ाई को अच्छे नहीं करूँगा। लेट्स फोकस हियर। सो दोस्तों, मैं आपको क्या बताया था, अगर किसी के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, कैसे हों? पेयर्ड हों, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 0, क्योंकि S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ध्यान देना है कि आपने ये बात सीखी कि नहीं, परीक्षा में आता है, जेईई मेन में और नीट में लगातार मतलब सवाल पूछा था कि इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है किसके पास सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है ही नहीं। ओके, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, अगर मान लो एक अनपेयर्ड होगा तो हाफ हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड तो 2 हाफ, n अनपेयर्ड तो n हाफ हो जाएगा। नहीं, अगर अनपेयर्ड, जैसे मान लो मैंने ये ऑर्बिटल लिखा और इसे मैंने क्या किया बच्चों, इसमें मैंने क्या किया, एक अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड और इसको ऐसे कर दिया, तो अनपेयर्ड कितने हुए? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू 2, तो 2/2 s की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए आप? और यहाँ पे हम लोग करते हैं 4s s प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ s की वैल्यू क्या रखोगे? s की वैल्यू रखोगे आप n/2। तो यहाँ रखोगे अगर आप 4n/2 n/2 प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन।
इसको अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों, सॉल्व करोगे इसको, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी √n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस केस में n कितना होगा? 2 होगा। ध्यान सीखना बच्चों, ओके। ये आपको कई जगह मिलने वाला है। तो आपको मैं 2 बातें बता रहा हूं, एक ये मैग्नेटिक मोमेंट है, दूसरा किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वजह से, और तीसरा कि ये n कहाँ से निकल के आया है। लोगों को पता है, ये सोर्स ही पता नहीं होता है, लोग बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये सोर्स पता नहीं होता है कि यहाँ से निकल के आया है 4s+1, ओके। एक और बड़ी अच्छी चीज़ आपको मैं डिस्कस करता हूँ अभी के अभी। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो गई भाई। एक और मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ डिस्कस करता हूँ। ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हुई μs मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, ये बोर मैग्नेटॉन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इसको हम लोग EB से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग μB से भी डिनोट करते हैं। ये बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, MAGNETON, बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो बच्चों ये बोर मैग्नेटॉन एक यूनिट है, इकाई है, जिससे हम लोग, जैसे किलोग्राम होता है मास के लिए, मीटर होता है लेंथ के लिए, सेकंड होता है टाइम के लिए, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने का इकाई है, और इसकी वैल्यू होती है EH/4πm, है ना, EH/4πm। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, H प्लैंक्स कांस्टेंट, 4πm मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से E फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करना आता है बच्चों, 9.27 × 10⁻⁻21 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो आइदर यू कैन जस्ट क्रैम दिस वन, या तो आप इसको याद कर लो, या फिर ये, तो ये क्या है बच्चों? एक इकाई है, यूनिट है, जैसे लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, मास का किलोग्राम होता है। सिमिलरली बोर मैग्नेटॉन, ओके, समझ गए आप लोग, नो इशू। ये μs जो है बच्चों, ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्पिन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये कभी ऐसे और फिर ऐसे, 2 तरह से ये स्पिन करता अपनी पोजीशन पे। जैसे ये अगर न्यूक्लियस है तो ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन करते हुए जाता है, एक तो रिवॉल्व हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? ये स्पिन हो रहा है। तो अब जानते हो, इस स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति सेंसिटिविटी बदल जाती है। ये सब जो बातें बोलता हूँ ना, ये मतलब इतनी ज़बरदस्त बातें हैं, श्रद्धेय टाइप की हैं, इट्स लाइक होली कॉन्सेप्ट्स। आपको बहुत डूब के सीखना होगा, बिना कुछ एकदम फोकस होकर, बिना कुछ डेविएशन के। मैं क्या बोला, ऐसे जब घूमते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, रिवॉल्व हो रहे हैं और यहाँ स्पिन कर रहा है, बट अब जबरदस्त पॉइंट क्या है, इस स्पिन की वजह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसकी सेंसिटिविटी जब ऐसे करेगा और फिर ऐसे करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति सेंसिटिविटी बदल जाती है, इसलिए उसका एनर्जी बदल जाता है, और चेंज बहुत छोटा चेंज लेके आता है। अब देखो ना, ये 10⁻⁻21 में है मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत ही छोटा चेंज लेके आता है। तो इसकी वजह से जो हमको लाइन मिलती है, वेवलेंथ मिलती है, कहाँ पर? स्पेक्ट्रम में। ये पूरा खेल, जरा आप एक बार फिर से टॉपिक पढ़ना या मेरे वीडियोस देखना बीच पीछे आकर कभी, अगर आप भूल गए हो तो, कि पूरा खेल कहाँ शुरू हुआ था? स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, उसकी वजह से पूरा खेल शुरू हुआ। और स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी, तो जो स्पिन की वजह से एनर्जी बदल जाती है, बट वो बहुत कम चेंज आता है। तो उसमें डबलेट मिलता है, ट्रिपलेट मिलता है, डिपेंड से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें। डबलेट मतलब 2, एक ही वेवलेंथ मिला, बट थोड़ा और अच्छा रिजॉल्विंग लेके आए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप, तो वहाँ 2 लाइन मिल गई, 3 लाइन मिल गई, 4 लाइन मिल गई, जो बहुत करीब करीब है, जिनकी एनर्जी बहुत पास पास है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 साइंटिस्ट ने मिल करके ये स्पिन क्वांटम नंबर को जस्टिफाई किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं आपको ये बता रहा था कि ये बोर मैग्नेटॉन क्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, दोबारा फिर सुन लीजिएगा, तिबारा सुन लीजिएगा। अगर आप ये समझ जाते हैं ना, ये आपका हमेशा एक मजबूत पक्ष होगा। नाउ इसमें अगर n की वैल्यू 1 रखोगे, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे करके मज़े लेना, मज़े लेना है, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, मज़े लेना। n की वैल्यू 2 रखते हो, n की वैल्यू 3 रखते हो, n की वैल्यू 4 रखते हो, तो आप ये पाओगे, देखो पेपर आउट करने जा रहा हूँ, आप ये पाओगे कि n की वैल्यू 1 रखोगे ना, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है
ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, n की 2 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 रखोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 रखोगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कई बार IIT एडवांस में सवाल दिया है कि एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, कह रहा उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 4 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। ये लिखते ही हम लोग ये समझ जाते हैं कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब लोग आज दिमाग में डाल लो इसको, चलो भाई दिमाग में डाल लो इसको फटाफट फटाफट दोस्तों। ओके, तो बच्चों मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो n पॉइंट समथिंग आएगा बोर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो 1 रख के देख लेना, 2 रख के देख लेना, 3 रख के देख लेना एंड यू विल रियलाइज इट। सो एग्जामिनेशन में अभी आया था हाल फिलहाल में एडवांस सवाल, म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट दिया होता है, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं वो अगर 4 पॉइंट है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। इट्स वेरी इजी। ओके बच्चों, चलो सो ये क्लियर हो गया आपको आज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना, तो वो भी क्लियर हो गया आपको। चलिए एस की वैल्यू को हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और ये क्वांटम नंबर क्यों दिया गया, ताकि अभी आगे मैं और भी डिस्कस करूंगा आपसे। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ कि किसी गांव में या मान लो बनारस में किसी कॉलोनी कबीर नगर में 2 लोग हैं मंजीत नाम के, 2 लोग हैं एक ही घर में, एक घर में 2 लोग हैं मंजीत नाम के। तो पहले किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो बनारस में है। तो बनारस में है, डिस्ट्रिक्ट का नाम शेल हो गया, और वो किस थाने में है, तो भेलूपुर थाना, वो हो गया पी। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही तो वो सब शेल है। फिर उसमें वो किस घर में है, तो घर बताया कि इस घर में, उसे घर का नंबर दे दिया गया, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो उस घर में है मतलब अब उसका लोकेशन फिक्स हो गया, उसकी एनर्जी फिक्स हो गई। तो एनर्जी सिर्फ एन और पी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एन और एल पे डिपेंड कर रहा है, एन और एल पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी एनर्जी एन और एल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब उसका ये हो गया सेल, ये हो गया सब शेल, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब घर लोकेट हो गया। अब एक ही घर में 2 मंजीत हैं, तो कौन सा है, मंजीत कौर की मंजीत सिंह, लड़का या लड़की, नर या मादा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो वो बताने के लिए एक चौथा क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू को हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे, कम ऑन। तो हमने क्या पढ़ लिया है, क्वांटम नंबर्स, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ लिया है। फटाफट एक सवाल करके दिखाओ भाई, व्हाट इज द, सब लोग कम ऑन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मे बी प्रेजेंट in all the atomic orbitals with principal quantum number 3 and azimuthal quantum number 2? सबको बताना है, आंसर सबके आने चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर 2, आपको पता होगा ये सारे सवाल एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना बच्चों, ये 2 है। 2 है मतलब डी हो जाएगा, मतलब किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है। तो इसमें कितने, 5 ऑर्बिटल्स हों। कैसे मालूम चला, ये 5 कैसे मालूम चला, तो ऑर्बिटल की संख्या कौन बताता है बच्चों, ये m बताता है। तो इसकी वैल्यू कितनी m होंगे, 2l+1, है ना, 2 दूनी 4 और 1 5। 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो आंसर इज 10। मैं बताऊं, मैं अभी किसी और का लेक्चर देख रहा था, कोई प्रतिष्ठित ऑनलाइन सिस्टम है, कोचिंग संस्थान है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इतना स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ा रहे थे, बोर से रेडियस कुछ निकाले पूछ रहे थे, तो 20% बच्चे सही किए थे, उन्होंने ग्राफ बना के आ रहा था। अरे यार, तो मेरे बच्चे तो इसमें 90% सही करते हैं। सो यू गाइज आर वंडरफुल। अपना यूज करना, अपने आप को बेहतर यूज करो बच्चों। चलो कमान, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने के लिए सोच के आया हूँ। लेट्स सी द टाइम, देखते हैं टाइम कितना मिल पाता है। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, इसमें मुझे बहुत बातें आपको नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें अच्छे से कर लेते हैं। हमको पता है बच्चों, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। एनर्जी दोनों पे डिपेंड करता है, n पे भी और l पे भी, n पे भी और l पे भी, इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, ये ज़्यादा डोमिनेट करता है। छोटी छोटी बातें नोट कर लेना है, ठीक है। अब बच्चों हमको पता है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो। ये किसके लिए है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
जिसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक हो। बोर वाले में सिर्फ यही था ना, n के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सवाल ये खड़ा हुआ कि ऐसा क्यों, तो मतलब ये हुआ, ये क्यों आया, ये एनर्जी क्यों आया, ये आया, एनर्जी क्यों आता है इलेक्ट्रॉन में। भाई अगर न्यूक्लियस ना होता तो इलेक्ट्रॉन बिल्ला की तरह घूमता आवारापन की तरह इधर उधर, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा है, न्यूक्लियस ने। तो अगर न्यूक्लियस ना होता, याद करो मैंने क्या बताया था, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, आइसोलेट हो गया, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। दुनिया से कोनो मतलब है नहीं है, मतलब होगा तब तो एनर्जी प्रभावित होगी, मतलब ही नहीं है। तो वो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगा, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगा, अट्रैक्शन में, एनर्जी क्या होती है, घटती है। इसलिए उसी की वजह से वो रोटेशन करते, रिवॉल्व करता है। समझ गए आप। तो मतलब क्या हुआ, ये n क्या है, इट्स बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन की वजह से है। अगर ये अट्रैक्शन ना होता तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती, जीरो। इस अट्रैक्शन की वजह से इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, निगेटिव। बट पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको बोर्स थियरी में कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव होती है। क्यों, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर सिर्फ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही एक फोर्स काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करेगी। कोई पूछे n किस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहना, तपाक से बोल देना तुम कि n जो है अट्रैक्शन वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ZE और E के माइनस E के बीच में अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा लोग, कैसे, जब वो मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या हुआ, ये L भी आ गया। ओ हो, L मतलब याद है ना आपको, SPDF, L की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 तक। बोलो, मतलब अब L की वजह से भी एनर्जी आने लगा। क्यों, क्योंकि L जो है एक नया चीज लेके आ रहा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन में नहीं था। तो क्या हुआ, अब खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या शुरू हो गया, रिपल्सन। ये बात तो दुनिया को पता है। तो नाग सर क्या नया बताने वाले हैं, लेट्स सी, नाग सर क्या नया बताने वाले हैं। नाग सर ये नया बताने वाले हैं, वो ध्यान सुनना भाई। हम कह रहे हैं पापा भी प्यार करते हैं, मम्मी भी प्यार करती है, लेकिन फिर भी बच्चे पापा के पास थोड़ा कम टाइम देते हैं, मम्मी के पास ज़्यादा टाइम देते हैं। क्यों, दोनों तो प्यार करते ही हैं। इसलिए कि मम्मी का थोड़ा प्यार जो है थोड़ा अलग है ना, उसको दुलार भी बोलते हैं, वो दुलरा सकते हो। लेकिन पापा के पास दुलराओगे तो थप्पड़ भी मार देंगे, वो प्यार में ही मार देंगे तुमको, है कि नहीं, बात मेरी समझ आ रही है। तो देखो ये SPDF, इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन तो हो ही रहा है, यस नो। लेकिन ये रिपल्सन जितना S करता है उतना P नहीं करता, उतना D नहीं करता, उतना F नहीं करता। मतलब इन सभी में रिपल्सन इक्वल नहीं होता, इनके रिपल्सन में डिफरेंस है। और इसी अगर पापा मम्मी दोनों इक्वल प्यार करते या एक ही तरीके से प्यार करते तो फिर बच्चे दोनों के पास बराबर रहते। रात को सोने में लड़ाई हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहती है मम्मा के साथ सोएंगे, मम्मा के साथ सोएंगे, वो लड़ाई कर लेते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मानते नहीं है। तो मम्मा का दुलार प्यार अलग ही है कि नहीं। वैसे ही ये SPDF के सभी के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो करते हैं, लेकिन इनमें रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता। तो अगर एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती, अगर एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती, बहुत ध्यान समझना, तो n इज इक्वल टू 2 में 2s और 2p, इसमें कितने ऑर्बिटल, 1, यहाँ कितने ऑर्बिटल, 3। ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होती, बराबर। इन दोनों की एनर्जी क्या होती, बराबर। अगर एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती, 2 पर, सॉरी n पर। अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया, अभी भी मस्त वाली बात, मैंने आपको ये बताया कि S का रिपल्सन अलग, P का रिपल्सन अलग। कब, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तब ना। अब एक का इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ से रिपल्सन करेगा, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिपल्सन अलग अलग करेंगे। उसकी वजह से इन दोनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। तो अभी जो इन दोनों की एनर्जी बराबर थी वो छटक के अलग अलग हो जाएगी। समझ गए आप। मतलब अगर हम n+L रूल की बात करते हैं बच्चों, तो 2s मतलब n 2 + 0 2 हो गया,
n प्लस एल की वैल्यू, और ये 2p के लिए कितना हो गया 3, मतलब 2s की एनर्जी कम होगी, 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी मैं आपको आगे थोड़ा वीडियो भी दिखाऊंगा, मस्त वाला वीडियो, मज़ा आ जाएगा, देख के आपको समझ आ जाएगा, और बताऊंगा कि कैसे क्यों इसकी एनर्जी कम है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इन दोनों की एनर्जी इक्वल नहीं होगी, मैंने आपको सिर्फ ये बताया। और क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल रिपल्सन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज मैंने ये बताई कि L जो है एनर्जी रिपल्सन की वजह से आता है। कौन सा रिपल्सन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये कौन सी एनर्जी को लेके आता है बच्चों? अट्रैक्शन वाली एनर्जी को लेके आता है। कौन सा अट्रैक्शन? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन। समझ गए? मजा आया? तो बच्चों इसलिए अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, कैसा? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो n इज इक्वल टू 1 में सबकी एनर्जी सेम होगी। यहाँ तो दो ही होते हैं, कौन होता है? 1s। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 में 2s और 2p। एनर्जी देखो यहाँ इसके L की वैल्यू अलग है, इसके L की वैल्यू अलग है, 0 1, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहाँ से होगा? ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वही n इज इक्वल टू 3 कर देंगे हम लोग, तो देखो ये 3s 3p 3d, इन सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। n इज इक्वल टू 4 कर दे, मैं 4 कर दूं, मैं ये हो गया 4s 4p 4d 4f, इन चारों की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। मजा आया? समझ गए आप लोग? क्लियर है? ओके। हमको फॉलो कर रहे हो तो बस फॉलो करो श्रद्धा भाव से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। एक्चुअली में पत्थर में भगवान नहीं होते, वो व्यक्ति के हृदय में होते हैं। वो जहाँ चाहे वहाँ देख लेता है। मैदार भाई जानते हो, जैसे रात को हर गांव में पीपल का पेड़ होता है और भूत दिख जाता है। अब भूत दिखता ही नहीं है, लोग भूत से टकरा भी जाते हैं, उनका सिर भी फट जाता है, गिर जाते हैं, और ज़िंदगी में दवाई भी करते रहते हैं। जानते हो क्यों? वो देख लेते हैं ना, उसको दिखता है, उनको कैमरा लगा कर कई लोगों ने देखा है। भूत नहीं, उसको देखा है जिसको भूत दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही भगवान भी दिखते हैं। तो आप अगर हम थोड़ा डाउन भी पढ़ा रहे होंगे ना, थोड़ा सा, वैसे मैं ऐसी कोशिश नहीं करूँगा, मैं पूरे शिद्दत से पढ़ाता हूँ। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के हृदय में, उसके दिमाग में जाके अटक जाए। बट ये कि आप बस फॉलो करो। उसमें थोड़ा मैं वीडियोज़ बना के लाया हूँ, मस्ती सिखाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट्स वगैरह। मैं एक बात मैं गारंटी दूँ, शायद तुम्हें घमंड भी लग जाए, जिस कंटेंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नाच लो, गा लो, कुछ और कर लो, लड़का लड़की ले आके कुछ कॉमेडी करवा लो, लेकिन इससे अच्छा कंटेंट कोई दे नहीं सकता। इट्स माय गारंटी, इट्स माय गारंटी। सो सीखो, बस मैं तुम्हें शानदार बना के छोड़ूंगा। जस्ट एंजॉय इट, है ना? चलो कम ऑन बच्चों, देखो ये 4s 4p 4d 4f, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था, इन सभी की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। इन सभी की एनर्जी सेम होगी। ये सब कैसे बोले जाएंगे बच्चों? डीजनरेट। अच्छा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, देखो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिर्फ ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल मतलब जैसे मैं किसी जंगल में जाऊं और खो जाऊं, खो जाऊं तो फिर वहाँ एक घर दिखाई पड़े मुझे, या कुछ दूर दूर पे कुछ घर हों, तो मुझे कोई खोजने आएगा, तो मुझे उस घर में खोजने जाए कि भाई खो गया होगा तो अपना कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया होगा रात को डर के या जैसे भी, तो वहाँ मेरे पाए जाने की संभावना क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन तो इट ऑल डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहाँ फिल करेंगे हम लोग। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब अगर आप IIT में जाते हो, IIT एक ऑर्बिटल है, IIT में जाते हो तो आपका एनर्जी लेवल ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अभी मैं कल एक अपने 2 स्टूडेंट्स की बात, एक स्टूडेंट मेरा कल फ़ोन किया था, उमेश नाम है, उमेश, वो रेणुकूट शक्ति नगर का रहने वाला है। वो बहुत लेट एडमिशन लिया था अगस्त में। वो बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा। तो उसको वो ब्रिजेश सर से मिला था और हमसे मिला था, हमने बताया उसको। तो वो IIT पढ़ा और बीटेक करके फिर IIT चेन्नई से एमटेक किया। अभी वो अमेरिका में वाशिंगटन जा रहा है, वहाँ पर उसे किसी यूनिवर्सिटी में उसको PhD मिल गया है, बहुत सारा पैसे के साथ, स्कॉलरशिप के साथ। तो वो उमेश जो BSc करने जा रहा था, BHU में एडमिशन भी ले लिया था, तो ऐसे पहुँच गया। तो वो, अगर हम लोग कल बात कर रहे थे कि उमेश BSc करता तो उसको वो जंप नहीं मिलता। हालांकि बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो कुछ न कुछ लाइफ में शानदार जरूर करता, बट आप जिस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हो ना, उस ऑर्बिटल का एनर्जी आप में अपने आप हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हो जो लोग निगेटिव बातें करते हैं ना, तो निगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव बातें करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है।
राइट। तो ये देखो ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें इसकी एनर्जी आ जाएगी, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है बच्चों, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसकी हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। क्योंकि धरती पर हो भाई, मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट, धरती पर हो, एनर्जी सबसे कम है आपकी। और जब ये ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ज़्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होगा तो उसकी एनर्जी कम है, ऊपर जाकर एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। IIT 2017 में सवाल पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया भी हूँ। पूछा है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं? डीजनरेट मतलब जिसकी एनर्जी इक्वल है ना। देखो S के पास एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट में तो ये वाला आ गया, N = 3, S के लिए 1, P में 3 और D में 5, 5 3 8 और 1 9, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के डीजनरेट कितने डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन में? समझ गए आप लोग सारी बातें? बहुत अच्छे। सिंगल इलेक्ट्रॉन में सब ऐसे हो जाएगा। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसकी एनर्जी N+L पे एनर्जी ऊपर बढ़ेगी। तो सबसे कम एनर्जी 1s की, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, उसके बाद 3s की, उसके बाद 3p की। आप यहाँ क्या देख रहे हो बच्चों? कमान कि 1s और 2s में एनर्जी डिफरेंस तो है, बट 2s और 2p में भी एनर्जी में अंतर आ गया। उधर 2s और 2p की एनर्जी क्या थी? सेम थी। ये क्यों अंतर आया? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। दिस वन इज बच्चों ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज फर्स्ट एक्साइटेड, दिस वन इज सेकेंड एक्साइटेड, 3s अगेन, दिस वन इज थर्ड एक्साइटेड। मैं अगर ये पूछ लूँ कि मैं ये कह दूँ कि सोडियम में थर्ड एक्साइटेड मतलब, या कोई मैं बोल दूँ, या हीलियम के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हैं? तो थर्ड एक्साइटेड कौन सा ये कितने हो गए? 1 हो गया, है ना। अगर उसकी बात करते उस केस में तो 3 है, उसमें तो हम लोग अलग काउंट करते। समझ आ गया बच्चों? तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उसमें एनर्जी सिर्फ N पे डिपेंड करेगी, और अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एनर्जी N+L दोनों पे डिपेंड करेगी। चलिए कम ऑन, ये देखो उसी को दिखाया गया है 1s 2s, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। तो यू कैन सी बच्चों कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में 3s 3p की एनर्जी अलग है ना। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो यू कैन सी 1s 2s 2p, ये इनकी एनर्जी सबकी क्या है? सेम है ना। ये देख के दिमाग में अच्छा इंप्रेशन बनना होगा। कलर्ड है, समझ तो चुके हो आप लोग, समझ में आ रहा है? गॉट इट, वाओ गेट, बहुत बढ़िया, ये हम लोग समझ गए। नाउ कंपैरिजन ऑफ एनर्जी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के एनर्जी में कंपैरिजन क्यों है बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। थोड़ी बातें कुछ बातें मैं और कॉन्सेप्चुअल कर लेता हूँ आपसे कि S P D F ये एनर्जी में डिफरेंस क्यों कर देते हैं, राइट। ये क्यों एनर्जी डिफरेंस ले आते हैं? छोटी छोटी बातें बच्चों। एक्चुअली क्या है ना कि S जो होता है बच्चों न्यूक्लियस के स्फेरिकल होता है। S कैसा होता है? स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होता है। ये न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से रिपल्सन अलग होगा। P वाले में अलग खेल है ना। तो S के ऊपर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा प्रभाव में होता है। मेरी बात सुनो और उसको गुनो। गुनो को अंग्रेजी में बोलते हैं कंटेम्पलेट करना, गुनो, समझो इसको। मैंने क्या बताया? S जो है स्फेरिकल है, इनका शेप अलग है ना। S स्फेरिकल है तो वो न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा टाइम बिताएगा, मतलब उसके ऊपर SPDF का जो डिफरेंस है वो शेप की वजह से है, और इसी डिफरेंस की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन, उनमें एनर्जी अलग अलग हो गई है। तो इसके स्फेरिकल होने की वजह से बच्चों ये न्यूक्लियस के इम्पैक्ट में ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। P वाला थोड़ा बिखरा हुआ है, न्यूक्लियस के प्रभाव में कम है। D वाला और बिखर गया, F वाला और बिखर गया, स्कैटर्ड हो गया, उसका शेप ही ऐसा है। मतलब उस P वाले में अब ऐसा है, तो मान लो ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो जा रहे हैं, और S में न्यूक्लियस ही है तो S में इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव में ज़्यादा रह रहे हैं।
तो P वाले में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रभाव में, अट्रैक्शन के प्रभाव में, उसके प्रॉक्सिमिटी में कम रह रहे हैं, तो अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है तो P की एनर्जी कम घटेगी, D की एनर्जी और कम घटेगी, S की एनर्जी और कम घटेगी। तो S की एनर्जी सबसे कम होगी, P की एनर्जी ज़्यादा, D की एनर्जी और ज़्यादा, F की एनर्जी और ज़्यादा। आपने नोट कर लिया है ना जो बताया मैंने क्या बताया, इनका शेप अलग है, इसलिए इनके ऊपर न्यूक्लियस का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। S स्फेरिकल होने की वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में, P कम, D और कम और F और कम, ये एनर्जी का लेवल हो गया। और इसीलिए देखो L की वैल्यू इसमें 0, 1, 2 एंड 3, तो N+L रूल आया है ना, L जितना ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए एक वीडियो देखते हैं हम लोग, एक GIF देखते हैं। देखो ये देखो, ये साइड बाय साइड दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, ये कंपैरिजन किया जा रहा है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का, है ना। नेक्स्ट बच्चों, ये देखो जब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन शुरू, देखो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कोई रिपल्सन, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये एनर्जी का आ गया। और ये सिर्फ न्यूक्लियस के प्रभाव में, वाह कितना मज़ा आ रहा है ना, ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जितना दूर होगा उस पर एनर्जी डिपेंड करती है, कोई और है ही नहीं कुछ करने के लिए। देख रहे हो आप, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, ये एनर्जी हो गया। और इसी को हम लोग इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबशेल बोल रहे हैं। इसमें सारे सबशेल्स हैं, S, P, D, F, वो सभी इक्वल हैं। बट अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्सन। और ये रिपल्सन की वजह से जो अट्रैक्शन है इक्वल नहीं आएगा, अब ये उनके शेप पे भी डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। ओके, देखो ये रिपल्सन, तो अट्रैक्शन तो कर रहा था बट रिपल्सन इक्वल नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बच्चों, वैसे वैसे अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा, जैसे से Z की वैल्यू बढ़ती है, क्या, न्यूक्लियर चार्ज, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करता हूँ, अब सोचो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, इसमें कितने प्रोटॉन है, मान लो Z प्रोटॉन है, वही तो होता है Z प्रोटॉन, चार्ज कितना हुआ ZE, ये इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। बोलो यस नो, ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रांगली खींचेगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो यस नो। तो बच्चों ये हम लोग जो न्यूक्लियर चार्ज की बातें कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी। मतलब क्या हुआ, अगर 2s इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए और लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, आपको पता है कि इसके तुलना में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इसके तुलना में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो दिए हुए सबशेल के लिए, एक दिए हुए सबशेल के लिए, किसी पर्टिकुलर सबशेल के लिए बच्चों, जैसे जैसे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। मतलब लिथियम वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, सोडियम वाले कम होगी, पोटेशियम की और कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। इसकी एनर्जी कम क्यों हो गई, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। समझ गए आप। तो भैया हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर गिवन सबसेल के लिए एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर बच्चों। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखना फॉर गिवन सबशेल, हम एक पर्टिकुलर सबसेल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक में 2s देख रहे हो, एक में 3s देख रहे हो, एक में 4s देख रहे हो, वो नहीं बात कर रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, ये एक सवाल है बच्चों, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मुझे भरोसा है आप लोग पक्का कर लोगे। नाउ लेट्स सी, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से भी कुछ एनर्जी प्रभावित होती है, बट वो बहुत कम होती है। IIT वाले जो सवाल देते हैं, सवाल IIT का है, बहुत ही हाल फिलहाल में एडवांस से पूछा गया था, इंटीरियर टाइप में।
तो क्या हुआ, मैं आपको ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से भी एनर्जी में थोड़ी सी फर्क पड़ती है, लेकिन वो हमको कंसीडर नहीं किया। तो IIT वाले पूरा समझाते हैं, कह रहे नॉट कंसिडरिंग, उसे मत कंसीडर करो। द डिजनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो सेकेंड इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाइड्रोजन केस में 1 2 3 4 n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 3 4, बोलो यस नो। तो अब n इज इक्वल टू 1 के केस में बच्चों यहाँ कितने 1s, यहाँ 2s 2p है ना, सबकी एनर्जी बराबर होगी 3s 3p एंड 3d। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, बोलो यस नो। ये कैसा है? फर्स्ट एक्साइटेड। ये कैसा है? सेकंड एक्साइटेड। हमें किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। तो कितने होंगे? S के पास 1 डब्बा, P के पास 3 डब्बा और D के पास 5 डब्बा, 5 3 8 और 1 9 डब्बे। तो कह रहा है हाइड्रोजन के केस में डिजनरेसी कितनी होती है? 9। ये बताने गुरुजी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर IIT वाले ने क्यों बताया? जानते हो क्यों बताया? उलझाने के लिए। ये सब बच्चों कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट है वो, उलझाने के लिए अपना इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देती है, थोड़ा लंबा भी हो जाए। तो अब बताना है कि डिजनरेसी ऑफ द सेकेंड ऑक्साइड हीलियम क्या H माइनस क्या होगा? H माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब देखो इसका एनर्जी वैसा नहीं होगा, ऐसा कैसा होगा? 1s 2s 2p 3s। ये कैसा स्टेट हुआ बच्चों? लेट्स सी, ये कैसा स्टेट हुआ? ये हुआ ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये कैसा हुआ? सेकेंड एक्साइटेड। तो कह रहा है सेकेंड एक्साइटेड में H माइनस में डिजनरेसी क्या होगी? तो P के पास कितने ऑर्बिटल? आंसर विल बी 3। आंसर विल बी 3। आंसर इज 3। देखो कितना, मतलब सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लेवल डायग्राम सेम नहीं होता है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन में ये ऐसा होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऐसा होता है। इसके ऊपर इंटीजर टाइप क्वेश्चन एक उठा के पटक दिया है ना। ओके नाउ चलो, तो लेट्स सी, हम लोग नया पढ़ते हैं जेड इफेक्टिव एंड शेल्डिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्टिव, कई बार क्या होता है ना, पापा मम्मी जो है वो, ध्यान सुनो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हम लोग माता जी और बाबूजी बोलते हैं, माँ और बाबूजी बोलते हैं। माँ को जी नहीं लगाते, क्यों? माँ बहुत करीब होती है ना, पिताजी थोड़े दूर तो होते ही हैं नहीं, माँ की तुलना में। चलो, तो पिताजी जो हैं कई बार बच्चों के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन करना चाहते हैं लेकिन माँ जो है आके बचा लेती है। तो जितना रिएक्शन करना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है, कम हो पाता है, शील्ड कर लेती है, स्क्रीन कर लेती है, बचा लेती हैं माँ, है ना। अब वो बात तो यहाँ देखो, ये देखो न्यूक्लियस है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर मारते हैं ऑर्बिटल्स में या पाए जाते हैं। ओके, तो मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है बच्चों, तो ये न्यूक्लियस मान लो जेड प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना होगा? जेड ई। चलो फिर से समझ लो, खो जाओ भाई, सभी लोग खो जाओ इस कॉन्सेप्ट में। कमॉन बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जेड ई जो है बच्चों, कमॉन सी, ये जेड ई से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बढ़िया समझाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा तुमको। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे हम लोग अट्रैक्शन ज़्यादा निकालते हैं। जानते हो क्यों? कहते हैं एटम का साइज कितना होगा, कहते हैं न्यूक्लियस से बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? साइज ऑफ द एटम। और इस साइज से क्या फर्क पड़ता है? इस साइज से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्क पड़ता है, और उसकी एनर्जी से उसका केमिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, वो रिएक्टिव है नहीं है, क्या है, एसिड है, बेस है, सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। पूरा केमिकल रिएक्शन का होने का रीज़न बन जाता है वो। तो हमें ये जेड ई है बच्चों, न्यूक्लियस का चार्ज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसके अट्रैक्शन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो पास आ जाएगा, तो साइज़ क्या छोटा हो जाएगा? किसका साइज़? पूरे एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो हम लोग हमेशा बाहरी इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों इसे फोकस करते हैं? कि बाहरी इलेक्ट्रॉन का दूर ज़्यादा होगा, एटम का साइज बड़ा हो गया, वो पास होगा, तो वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एटम को ज़्यादा प्रभावित करता है। जो अंदर वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मीन्स होता है बच्चों अटैचमेंट। तो जो बाहर वाला है, जैसे किसी घर में कई भाई बहन हो,
तो किसी एक का समाज में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो उस घर को लोग उसी की वजह से जानते हैं। अब बाकी थोड़ा अपने में रहते हैं तो उसको नहीं जानते लोग, तो उसकी वजह से वो घर बाकियों से अटैच है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाकियों से रिएक्शन करता है, अटैच है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब अटैचमेंट। ओके। कोर उसको बोलते हैं जो उसका साथ कभी न छोड़े। कहते हैं कोर, कांग्रेस की कोर कमेटी, भाजपा की कोर कमेटी, आम आदमी पार्टी कोर कमेटी, या आपके घर के कुछ कोर मेंबर्स है ना, घर में से माता पिता कोर होते हैं ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। लेकिन हस्बैंड वाइफ में तलाक तुलाक हो जाता है अच्छे बुरे दिन आने पर। तो कोर जो साथ ना छोड़े, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम हो गई तो वो इस एटम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप? बहुत ही शानदार बता रहा हूँ आपको, नोट करते जाओ, मिल रहा है इकट्ठा कर लो, बाद में ये सब नहीं होने वाला है। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? जो अंदर वाले। क्यों बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एटम के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो उसकी वजह से बाकियों से अटैच हो रहा है। क्लियर बच्चों? तो जेड इफेक्टिव ये न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से इसकी एनर्जी, एटम का साइज, रिएक्टिविटी प्रभावित होने वाला है। अब क्या हुआ, जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल करते रहते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा, ये इसको रिपेल करते हैं। तो इन सबके रिपल्सन की वजह से इसका अट्रैक्शन जितना इस पे लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता है ना। जैसे मैंने कहा ना, पिताजी हैं, तुमको कुछ रिएक्शन करना चाह रहे हैं, बट माँ के आने की वजह से उतना नहीं हो पाता है। कहते हैं वो ढाल की तरह काम करता है। जैसे कोई आपके ऊपर मारा, आपने ढाल लगा दिया, तो ये थोड़ी चोट नहीं लगता है, चोट लगता है लेकिन उतना नहीं लगा जितना लग सकता था, जान जा सकती थी, वो बच गए। ढाल की तरह काम करता है। तो बच्चों क्या हुआ कि उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सब, ये सब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये सब शील्ड कर दिए। शील्ड कर दिए मतलब इस इलेक्ट्रॉन के इस न्यूक्लियस खींच रहा है अंदर, इधर आओ, आ जाओ, तो इसको खींचने से बचा लिए, कम कर दिए, तो शील्ड कर दिए या स्क्रीन कर दिए, पर्दे की तरह काम कर रहे हैं। तो इन सबों का जो रिपल्सन है, इसको दिस रिपल्सन इज, ये रिपल्सन की वजह से इसका अट्रैक्शन कम हुआ है। इस रिपल्सन को बताने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सिग्मा रिप्रेजेंट करता है रिपल्सन। किसका रिपल्सन? इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। ध्यान रखो, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो खुद ही बाहर है, उसका रिपल्सन हम लोग काउंट नहीं करते। किसे काउंट करते हैं? अंदर वालों का। वही तो इसके अट्रैक्शन को कम करेगा। यस नो? मजा आ रहा है आपको? ओके। तो बच्चों जो मैं क्या बोला, न्यूक्लियस का चार्ज अंदर खींच रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कितना चार्ज है, ये खींच रहा है, इसके इस अट्रैक्शन को मेजर करता है। ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना से साइज छोटा हो जाएगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वो पास आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और प्रभावित करता है। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो बीच के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है। भी रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल करेगा। तो ये रिपल्सन है कितना, इसको हम लोग एक कांस्टेंट है सिग्मा से मेजर करते हैं। ओके बच्चों, और इस कांस्टेंट को एक वैज्ञानिक केमिस्ट हैं, उन्होंने बताया, उसको बोलते हैं स्लैटर्स रूल। नोट कर लो बच्चों, स्लैटर्स रूल, जो कि मुझे पढ़ाना नहीं है, ये आपको आगे वाले चैप्टर से पढ़ाया जाएगा। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं करना, मुझे इसे डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपको सिर्फ अभी ये बता दिया, ध्यान रख लो कि सिग्मा क्या बताता है, रिपल्सन। किसका रिपल्सन? इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। किस वैज्ञानिक ने दिया? स्लेटर साहब ने। तो स्लेटर साहब ने एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बताया, वैल्यू दिया, जिससे हम लोग इन अंदर वाले, ये भी एक बात है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कंसिडर नहीं करते, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन करते हैं उसको निकालते हैं। बच्चों ये मेरा न्यूक्लियस, जेड प्रोटॉन, जेड ई चार्ज, और ये हुआ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं, जो भी हो, जितने भी हो मुझे नहीं पता, वो कर रहे हैं क्या बच्चों? रिपल्सन। ये रिपल्सन कर रहे हैं, ये रिपल्सन कर रहे हैं, ये रिपल्सन कर रहे हैं, ये रिपल्सन कर रहे हैं। इस रिपल्सन को मेजर करने के लिए एक कांस्टेंट आया, उसको बोलते हैं सिग्मा। तो कहते हैं कुल कितना चार्ज है। चार्ज है मतलब टोटल इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। मतलब मान लो तुमने 10 घंटे पढ़ा,
लेकिन तुम जो है नाग सर की बात नहीं मानते हो। मैंने कहा कूल होके पढ़ो, ये मत सोचो तुमने कितने घंटे पढ़ा, ये सोचो तुमने पढ़ा कितना मज़ा आया, कितना सीखा। डूब के सीखो। अच्छा सिग्मा ये बताता है क्या, ये इसको मेजर कर रहा है क्या, इसको एंजॉय करो, अपना बना लो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका 10 घंटे की पढ़ाई हो सकता है 2 घंटे के बराबर हो गई हो, आपका 8 घंटे खराब हो गया, या हो सकता है कि 6 घंटे के बराबर हो या 5 घंटे बराबर हो। तो कितने के बराबर है? कहें गुरुजी पढ़े तो हम जेड थे, मतलब जेड इज द चार्ज, जेड इज द अट्रैक्शन। ये क्या शो करता है बच्चों? अट्रैक्शन शो करता है। ये तो अट्रैक्शन कर रहा है, जेड तो अट्रैक्शन हुआ। क्या नहीं नहीं नहीं, हमको नेट बताओ अट्रैक्शन कितना हो रहा है। क्या देखिए रिपल्सन सिग्मा हो जा रहा है, जेड तो होता है और सिग्मा जो है रिपल्सन है। तो कहीं ये कितना हुआ, कहीं इसको आप इफेक्टिव मान लीजिए, इसको जेड इफेक्टिव बोल दो, या इसको हम लोग जेड स्टार से डिनोट करते हैं। समझ बच्चों? तो जेड मतलब इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। कहें तो जितना प्रोटॉन उतना ही होता है, हाँ होता है उतना ही है। तो किसके लिए? फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए निकाल लो? फॉर इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान समझना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इफेक्टिव अट्रैक्शन। ये इफेक्टिव अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मजा आया आप लोगों को? नहीं आया? आना तो चाहिए यार। हाँ, और कितना हुआ? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन को। ये किसको? रिपल्सन को। अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। अच्छा एक बात और ये जरूर भूलिए, समझिएगा, एक बात समझिए आप, हम लोग इस समाज में रह रहे हैं, सांस लेते हैं, खेलते कूदते हैं, इस बावजूद इसके कुछ लोग मर्डर करते हैं, कुछ लोग गालियाँ निकालते हैं, कुछ लोग इरिटेट करते हैं, सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद हम लोग इस समाज में रह रहे हैं, बच्चे बड़े होते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं बहुत सारे लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज में बुरे लोग तो हैं, लेकिन अच्छे लोग या अच्छाई ज़्यादा है बुराई की तुलना में। ये इफेक्टिव यही है। देखो बात मेरी समझना में क्या बोलने वाला हूँ अभी। बुराई है, अच्छाई भी है। ये समाज हजारों सालों से चल रहा है, मतलब अच्छा और डेवलप कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई के ऊपर हावी कर रही है। ओके, तो मतलब ये है कि देखो बहुत ध्यान समझना बच्चों, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं और ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और यहाँ पे रिपल्सन भी है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टिका हुआ है। आपको पता है ना कि अगर रिपल्सन ज़्यादा हो जाता तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता, अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाती तो भाग जाता, आइसोलेट हो जाता। मैंने डिस्कस किया आपको बोर्स थियरी में। बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगातार चक्कर मार रहा है, मतलब ये इस न्यूक्लियस को छोड़ के जा नहीं पा रहा है। आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं, मान लो ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, लोग लड़ते रहते हैं, ये फलाना ढिमका सब कुछ है। इसके बावजूद आप गांव नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कोई ना कोई तो अट्रैक्शन है, कोई ना कोई तो प्यार मोहब्बत इतना कर रहा है। आपकी दादी कर रही है, आपका गांव खेत कर रहा है, गांव की मिट्टी कर रही है, जिसके सब नहीं जा पा रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ नहीं पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात तो है बच्चों। तो एक बात समझ लो कि नेट अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन रिपल्सन। ऐसा है तभी वो टिका हुआ है, नहीं तो टिका हुआ नहीं होता। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर मार रहा है और रिपल्सन है और फिर भी चक्कर मार रहा है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि अट्रैक्शन रिपल्सन से ज़्यादा है, और अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ये सारी बातें हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो कोई पूछे ये जेड इफेक्टिव क्या है, तो बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। जिस इलेक्ट्रॉन का देखो 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 देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और अरे यार हाँ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। मैं इसके ऊपर न्यूक्लियस का प्रभाव निकालना चाहता हूँ। ये बातें डिटेल में आपको बाद में सिखाई जाएंगी बच्चों। मैं अगर इसके ऊपर न्यूक्लियस का प्रभाव निकालना चाहता हूँ तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो बाहर है, ठीक है। बाकी इन तीनों कंसिडर करेंगे, ठीक बच्चों। तो अब इसके लिए इस न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज फॉर द न्यूक्लियस, फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके लिए नेट पॉजिटिव चार्ज अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? आगे वाले चैप्टर में, स्लैटर्स रूल में। ओके, तो जेड इफेक्टिव क्या है, कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये बता रहा है कि कुल मिला जुला के ई बताओ कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर रहा है।
तो किससे करता है? पॉजिटिव चार्ज से, कुल मिला जुला के, मतलब रिपल्सन को मिला जुला के, ठीक। और वो हम लोग कैसे निकालते हैं? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इसको बोलते हैं शील्डिंग, इसी सिग्मा को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इट रिप्रेजेंट द रिपल्सन बाय द इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इट रिप्रेजेंट्स रिपल्सन, ये रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है बाय इनर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से रिपल्सन है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैटर्स रूल में इसको डिस्कस किया गया है। एंड ईयर क्या लिखा मैंने? रिपल्सन, अट्रैक्शन को नहीं। समझ आया बच्चों? जेड इफेक्टिव मतलब नेट अट्रैक्शन बाय रिपल्सन। यू कैन सी बच्चों, देखो यहाँ पे शील्डिंग, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रही है? शील्डिंग हो जा रही है। किसका? ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस तो अटेट कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, आओ 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 बुला रहा है न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, है ना। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है नहीं, लेकिन अंदर वाले उसको धक्का दे रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव डिस्टर्ब हो गया। समझ गया आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं सब, किसके ऊपर? इसके ऊपर, इन सबों का शील्डिंग लग रहा है। ओके, अगर ये सब नहीं रहते तो इसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा लगता। तो अब इनके प्रेजेंस, देखो ये अट्रैक्ट, तो इनके प्रेजेंस में कितना अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ओके बच्चों, समझ गए आप लोग? मज़ा आया वीडियो देख के? वाओ, ग्रेट। चलिए, द अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ये तो सबको पता ही है, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा, ठीक है। उस ना, अगर देखो ये है सोडियम एटम Z11, क्लोरीन एटम जेड की वैल्यू 17, तो देखो बच्चों एक ही शेल में, फॉर सेम शेल, अगर इलेक्ट्रॉन भरते जा रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ अट्रैक्शन कम, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी। इसके तुलना में उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ फिर से देखो आप लोग, यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, वहाँ पर 17 प्रोटॉन है। इसके तुलना में वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसमें? आउटर मोस्ट सेल में। लेकिन कब? जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम लोग, तब। ओके, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। और भरेगा, इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? घटते हुए चली जाएगी। चलो चलो, बताना क्या चाह रहा हूँ कि सोडियम से लेके अगर हम लोग क्लोरीन तक जाएं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो इधर जाने पर एनर्जी डिक्रीज करेगी और अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ते चली जा रही है। जेड बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तुम कह रहे हो सही इलेक्ट्रॉन आएगा, सिग्मा भी तो आएगा, बट फिर भी जेड जितना बढ़ेगा उतना सिग्मा नहीं बढ़ेगा, तो जेड माइनस सिग्मा बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। इधर से इधर आने पर पीरियोडिक टेबल में जेड की वैल्यू बढ़ेगी। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं, उसमें शेल ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जेड बढ़ेगा, सिग्मा भी बढ़ेगा, लेकिन जितना ये बढ़ेगा उतना ये नहीं बढ़ेगा। मान लो 10 बढ़ा और ये 2 बढ़ा, तो फिर भी तो 8 अल्टीमेटली इंक्रीमेंट तो हुआ ना बच्चों, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अब आज का क्विज करा देता हूँ। मैं अगली क्लास में आपको एक लेक्चर इसके ऊपर लूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाऊँगा, और उससे रिलेटेड बहुत सारे मैं लेके तो आया था आज के लिए ही, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा। कुछ और बातें हैं जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा। बच्चों आज एक क्विज कर लेते हैं हम लोग, कम ऑन। थोड़ा आपको आज के दिन का डोज दे दूं क्या? द ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं, है ना। यहाँ एंगुलर छूट गया है। ये अगेन सवाल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है बच्चों, अब उसका नाम नहीं लूँगा, फालतू का प्रेशर बनता रहता है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑफ 2s ऑर्बिटल इज, 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये सवाल ये पता है, इसमें आपको फॉर्मूला याद है ना? ऑब्वियसली याद है, सबने सही किया है, √L/L+1h/2 पाई। मैंने आपको बहुत जोर दे के याद करवाया था कि एक पर्टिकुलर
सबशेल के लिए SPDF जो भी होगा उसके लिए एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। एस केस में एल की वैल्यू 0 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पता है मैं ये क्वेश्चन देखा था एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कोचिंग नाम नहीं लूँगा नहीं तो जानते हो बड़े लोग जल्दी ही बदनाम हो जाते हैं। मैं फिर तुमसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि तुम में तो कुछ खास बात है, मजाक बात नहीं भैया। उसमें 25%, 20 से 25% के आसपास बच्चों ने सही किया था, मतलब 375 बच्चों ने आंसर किया था तकरीबन। उसमें करीब 100 के आसपास बच्चों ने, 100 से कम ही बच्चों ने सही किया था नहीं मतलब 75, राइट है ना, बहुत बढ़िया, गजब, अल्टीमेट। सो आंसर इज 0, आंसर इज बी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। मुझे अगली क्लास में पढ़ाना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गारंटीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई लोग प्रॉब्लम आती है और कई लोग इसको रटते हैं, ये फलाना ढिमका, गारंटीड समझ में आएगा 0 एक्सेप्शन के साथ में, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो रेडी हो जाओ अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।